एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली आपकी हिंदी की क्लास आज से स्टार्ट है। आज हमारी पहली क्लास है और मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। आपका हिंदी का ये पूरा एक तरह से कोर्स है जो कि आप कहीं पे खरीदने जाते हो पेड में, बट यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको फ्री में कराया जाएगा। तो सबसे पहले इस बात पे आपको लाइक तो करना बनता है। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक और गुड न्यूज़ है कि मंगलवार से जो ट्यूसडे है उस दिन से आपकी मैथ की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। मैथ के एक टीचर को जो है मैथ के एक टीचर जो सर है वो आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़िएगा। और हाँ, मैथ में जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हर एक एग्ज़ाम के मतलब यूपी टेट से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि मैथ का अगर जिसने भी प्रीवियस ईयर के पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, समझ लो आपका एकदम कंफर्म है मैथ में पूरे के पूरे नंबर, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होता है। आप अलग अलग जगह पे अलग अलग कोर्स पढ़ते हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। अभी आप केवीएस का एग्जाम देख लो, जिसने प्रीवियस ईयर पेपर किया था एक दो, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर करके नहीं गए थे, यूपी टेट में तो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर से छपता है। तो मैथ की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है और आज हम इसको करेंगे और ट्रिक के साथ भी मैं आपको सिखाऊंगी इसमें कैसे आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। अदरवाइज आपको आराम से याद हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में मैं लिख कर लाई हूँ और यहाँ से वर्णमाला से आपकी हिंदी स्टार्ट होती है। टेलीग्राम पे आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि मैं इसको जानबूझ के ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं रखूँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो रहता है तो आप सभी का समय भी बर्बाद होता है। तो इसको छोटी छोटी वीडियोज़ में लेकर आऊँगी ताकि आप आसानी से सीखो। एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ा दो तो ऐसा लगता है कि अरे कितना ज़्यादा टफ है। ठीक है, टफ कुछ नहीं है, बट इतना है कि इसमें से एक एक लाइन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, वर्णमाला क्या होता है, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है, तो हम यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ था यूपी टेट में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अब आपको पता है उसमें ऑप्शन में लिखा था बस ध्वनि, वर्ड नहीं था, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताती हूँ। आपने देखा होगा मैं कोई भी चीज़ पढ़ नहीं देती, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछा जा सकता है। तो उसमें पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अब उसमें ध्वनि भी लिखा था। बहुत से लोगों को ध्वनि पता ही नहीं था, वो वर्ण ढूंढ रहे थे वहाँ पे, वर्ण लिखा ही नहीं था। तो एग्जामिनर ये चालाकी करता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो वर्ण अगर अलग से वर्ण भी पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, और इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ये जो ध्वनि निकलती है, जो साउंड निकलता है, उसको हम वर्ड कहते हैं। अच्छा, ये हिंदी है तो आपको पूरा हिंदी में ही पढ़ना है, इसमें इंग्लिश का कोई भी टर्म्स यूज नहीं होगा, क्योंकि आपको वैसे भी देखने को इंग्लिश मिलता नहीं है। अब देखो वर्ड यहाँ पर आया, ये तो आपने कहानी पूरा सीख लिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण है। अब ये वर्ड जो है ये दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। एक होता है हमारा स्वर्ण वर्ण, एक होता है हमारा व्यंजन वर्ण। अब ये स्वर्ण वर्ण, ये स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि बस हम ये जो क किस वर्ग का है, ख किस वर्ग का है, ये याद कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, अब एग्जामिनर बस वही नहीं पूछता है, अब आपसे डेफिनेशन भी पूछा जाता है। पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो स्वर जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है, किसी की सहायता नहीं पड़ती है बोलने पर। अब इसके लिए ट्रिक क्या है वो देखिए। अब यहाँ पर ना बहुत से लोगों को तो यह पता होगा, बट आपको मैं बता देती हूँ। स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र कैसे आप याद रख सकते हो, इसमें भी स है और इसमें भी स है। आप देखिए इन दोनों को रिलेट कीजिए। ठीक है, इसमें भी स है, इसमें भी स है, तो स्वर का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र। तो बस याद हो गया, जब भी स्वर वर्ण पूछे तो जो स से याद रख लेना, जो स्वतंत्र हो। तो ये है ट्रिक, किसी की सहायता ना पड़े बोलने पे। और स्वर तो आपको पता ही होगा, अ ई उ ये क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अ ई उ हमारे स्वर होते हैं और स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है बोलने पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये व्यंजन वर्ण क्या होता है, दूसरा है। अब आपको ये पता है कि स्वर वाला तो स्वतंत्र होता है, इसको जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका ट्रिक आप इसका उल्टा कर सकते हो ना, इसका मतलब इसको जरूरत पड़ेगी बोलने पे, क्योंकि अपोजिट होते हैं। ये इसको जरूरत नहीं होती है बट इसको होती है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो बस ये भी आसान है। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे कि आप यहाँ पर आपने देखा कि अ ई उ ये क्या है, स्वर है हमारे। तो व्यंजन को सहायता लेना पड़ेगा किसका, स्वर का, इन्हीं का सहायता लेना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पे क बोलने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ रहा है, अ का सहारा लेना पड़ रहा है। ये क क्या है हमारा, क के नीचे हलंत लगा होता है, इसका मतलब ये आधा क है। तो आधा क प्लस अ मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, पूरा क बना देंगे। तो आपने क्या किया, स्वर की सहायता ली है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ये मैंने सब कुछ यहाँ से
प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया था। जब मैं तैयारी करती थी तो जो जो चीज़ें मुझे लगता था कि ये बुक में नहीं है तो वो सब मैं नोट कर लेती थी, और ये आपके भी काम आएगा। मेरे तो बहुत काम आया है, मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया उसमें ये चीज़ पूछी गई हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी अगर देखिए लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वो है वर्ड। अब कन्फ्यूज़न कैसे होगा, आप धीरे धीरे पढ़िए, अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद से नीचे लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई इकाई ये शब्द है। अब आपने देखा यहाँ पर भी छोटी लिखित इकाई है, यहाँ पर भी छोटी लिखित इकाई है। फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पर रुकिए कलर चेंज कर देती हूँ, सार्थक का है फ़र्क। आप इसको याद कैसे करोगे वो सुन लो। आप यहाँ पर देखो, जब भी सार्थक लिखित इकाई पूछेगा तो सार्थक में 100 है और यहाँ पर भी 100 है। इन दोनों को रिलेट करके याद रखिए, ये है ट्रिक। सार्थक में भी 100 है, इसमें भी शब्द है, तो आप इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। तो अगर सार्थक लिखित इकाई आपको पता ही शब्द है तो ऑब्वियस ही बात है, बिना सार्थक वाला क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेगा तो वो हमारा वर्ण हो जाता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई पूछेगा तो वो हमारा शब्द हो जाता है। आपको 100 से याद रखना है। चलिए, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी। मैंने सोचा है कि पहले वर्णमाला का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूँ, फिर बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँगी, फिर हम दूसरे चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, चलिए। भाषा की ये पूछे अगर पूर्ण सार्थक लिखित इकाई, यहाँ पर आप देखो, आपने डिफरेंस देखा होगा। आप यहाँ पर देखिए सार्थक छोटी पूछा है, बट यहाँ पर क्या पूछ दिया, पूर्ण पूछा है, पूर्ण सार्थक लिखाई। आपसे मैं एक चीज़ पूछती हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या नाम है, तो ये जो सेंटेंस मैंने बोला है ये पूरा है ना, एक एक वाक्य है, और वाक्य जो होता है ना वो हमेशा पूर्ण होता है, पूरा होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, वाक्य होता है। तो जब भी पूर्ण सार्थक लिखित इकाई पूछेगा तो वो हमारा होता है वाक्य। ठीक है, चलिए। अब अगला है कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई। व्याकरण मतलब जो ग्रामर आप पढ़ते हो ना, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये वो होता है पद। तो इसको तो आप ऐसे भी याद रखिए, पद होता है। उसके बाद से है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो होता है ध्वनि। ये तो अभी हमने पढ़ा, ऊपर भी पढ़ा था हमने, वर्ण की सबसे, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर हमने पढ़ा है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, वर्ण। तो वही चीज़ मैंने नीचे भी लिखा हुआ है ताकि एक जगह आपको सब कुछ मिल जाए। तो चलिए, तो इसको एक दो बार देख लीजिएगा, पीडीएफ में दे रही हूँ, अपना नोट्स भी बनाइएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये कई बार पूछा हुआ है और ये आसान भी है। वर्णमाला ऐसे लिखा था, ऐसे ये पूरी हेडिंग दी हुई थी क्वेश्चन बना के कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। वर्णमाला लिखा था, वाक्य लिखा था, पद लिखा था, ध्वनि लिखा था। तो आपको क्या करना है, वर्णमाला के साथ जाना है। तो वर्णमाला का परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब असली खेल यहाँ से शुरू होगा क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सब कुछ इसलिए मैंने नोट कर लिया है। देखिए, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि हिंदी वर्णमाला में टोटल अक्षर या फिर अक्षर की जगह पे वर्ड भी आ सकता है, दोनों चीज़ें मैंने इसीलिए लिख दिया है। टोटल अक्षर कितने होते हैं, तो वो होता है 52, 52। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर केवल अक्षर की बात की है, केवल वर्ण की बात की है, 52 है। ठीक है, तब जाकर आपको 52, क्योंकि सारे नंबर ऑप्शन में मिलते हैं। बट कभी भी अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में, बारीकियों को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, व्यंजन वर्ड अगर आ गए, आपने देखा यहाँ पर मैंने क्या किया, केवल मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे केवल वर्ण है, बट आप यहाँ पर देखो वर्ण के साथ आपको व्यंजन भी मिलेगा। तो जब भी व्यंजन वर्ण की कुल संख्या पूछेगा तो ऑप्शन में दो बने रहेंगे, एक रहेगा 39, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे तो दोनों कभी भी एक साथ नहीं आता है, और एक रहता है 33। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अगर 39 33 दोनों हो तब आपको हमेशा जो है 33 के साथ जाना है। ठीक है, क्योंकि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 39 है, बट व्यंजन वर्ण की मूल संख्या जो है वो 33 है। बट आंसर ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट होता है। कई जगह के पेपर में मैंने देखा कि उन लोगों ने 33 दिया ही नहीं था, 39 दिया, तो बहुत से लोग बच्चों को पता ही नहीं था। इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन लिखा है, दोनों में से जो भी आए, तो आप अगर दोनों आ रहा है तो आपको इसके साथ जाना है, बट अगर किसी केस में आपको 33 नहीं मिला तब आपको 39 के साथ चले जाना है। ठीक है, एक बार डिफरेंस देख लो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी वर्णमाला में टोटल अक्षर मतलब टोटल वर्ण की बात हो रही है तो वो 52 है। बट अगर हिंदी वर्णमाला में अगर व्यंजन वर्ण की कुल संख्या पूछेगा तो आपको 33 के साथ जाना है अगर दोनों ऑप्शन में है, और अगर ये वाला नहीं है तब आपको 39 के साथ जाना है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये नोट किया है, आप समझ जाइएगा। चलिए, अब देखिए,
मूल अक्षर मतलब ये जो टोटल अक्षर हमने बताया वो 52 है, बट मूल अक्षर जो है वो 44 होते हैं। इसी की लाइन है ये। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में जैसे पूछ लिया कि टोटल अक्षर कितने हैं, टोटल वर्ण, तो आपको 52 के साथ जाना है। बट अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में मूल अक्षर कितने हैं, तो 44 के साथ जाना है। एक बार और बता देती हूँ, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की कुल संख्या पूछे तो आपको 33 के साथ जाना है दोनों केस में। चलिए अब यहाँ पर देखो, ये दो केस, ये सारे एक चीज़ पता है कैसे बन जाते हैं। एक तो एग्जामिनर ऐसा सा क्वेश्चन पेपर बना देते हैं ना कि कभी कभी दो ऑप्शन रहता है, कभी एक रहता है, इस चक्कर में ये ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये स्वर पूछा है, तो स्वर जो है कितने होते हैं, आप सभी बोलोगे कि 13 होता है। यस 13 होता है, बट ये स्वरों की कुल संख्या है। सामान्य स्थिति में तो 11 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर सामान्य स्थिति में पूछ लिया, अगर मान लो क्वेश्चन पूरा प्रॉपर लिखा है कि सामान्य स्थिति में स्वर की संख्या बताइए, तब आप 11 पे जाओगे। बट अगर वहाँ पे समान स्थिति नहीं लिखा है, केवल पूछ रहा है स्वरों की कुल संख्या, तब आपको 13 के साथ जाना है। हिंदी को पढ़ते समय बारीकियों पे जरूर ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गलत कराती हैं। अब यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है। मेन तो स्टार्ट हो ही चुका है, मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहले अयोगवाह पूछेगा। इस अयोगवाह कितने हैं, तो वो आपको पता है 2 होते हैं। कौन कौन से हैं, तो अन, अह, ये ऑप्शन में बना के पूछेगा तो आपको इन दोनों के साथ जाना है। ये होते हैं अयोग वाह। इसको याद करने की ट्रिक भी आसान है। आप यहाँ पर देखिए, अयोग वाह में अ है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हो। अच्छा, अ से ही संबंधित होगा कुछ, तो अ से हो गया अन, अ से हो गया यहाँ पे अह। ठीक है, चलिए अब ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन सबसे पहले पूछेगा कितने होते हैं, तो याद रखना 4 मैंने लिखा हुआ है। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हमारा य, एक होता है हमारा र, एक होता है हमारा ल, एक होता है हमारा व। इसको आपको याद करना है। और वो पूछा था कि जो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य र ल व, वो किस में वो किससे बोले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, आप कंठ से बोलते हो, दंत से बोलते हो, मूर्धन्य से बोलते हो, तो वैसे ये अंतस्थ व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, तो वो जो है दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, हमेशा याद रखना। अंतस्थ व्यंजन दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। चलिए अभी तो बहुत कुछ है इसमें, तो मैंने सोचा कि क्यों कोर्स ही इसका एक तरह से हम यूट्यूब पे ही पढ़ते हैं फ्री में, क्या ज़रूरत है पेड क्लास की। और आपको भी कहीं पे भी पेड क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली हिंदी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपका एक एक चीज़ यहाँ से तैयार करा दूंगी, बस आपको सपोर्ट करते रहना है। अब यहाँ पर देखो, संयुक्त व्यंजन ये कितने होते हैं, याद रखना 4। अब इसको याद रखना होगा, ये इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि अगर आप याद नहीं करोगे ना, ट्रिक के सहारे चलोगे तो आप गलत करोगे। इसको आप याद रखो, जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी वो बताऊँगी मैं। एक होता है हमारा छ, एक होता है हमारा त्र, एक होता है हमारा ज्ञ, एक होता है हमारा श। तो ये संयुक्त व्यंजन है, 4 होते हैं। चारों के नाम याद रखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितनी बार ये पूछा हुआ है। अब अनुस्वार कितना होता है, तो अनुस्वार भी हमारा 1 होता है, और यहाँ पर मैंने इसका साइन भी बनाया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब स्पर्श व्यंजन अभी मैं आगे जो दूसरी क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी पूरा चार्ट पे बना के, तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर में ये स्पर्श व्यंजन 25 कैसे हुए हैं। तो अगली क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि ये तो हमारी अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए स्पर्श व्यंजन को याद रखिएगा, नंबर में याद रखना, क्योंकि आप अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछता है। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। चलिए ये हो गया आपका। अब उष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, बट चारों का नाम देखिए अलग है। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखो, उष्म आप बोल रहे हो तो इसमें स का कुछ साउंड आ रहा है ना, आप बोलिए उष्म उष्म, तो इसमें स का साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसके जो रिलेटेड होंगे आंसर वो भी स से ही होंगे। अब एक हाव तो चलो मान लो अपवाद है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये सलजम वाला श है, ये षटकोण वाला श है, और ये सपेरा वाला स है। ठीक है, तो ये हमारे उष्म में स साउंड आ रहा है, ये हो गया, और एक ह है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उष्म व्यंजन है। अच्छा, उष्म व्यंजन का नाम पता है अब क्या कर रहा है एग्जामिनर, उष्म व्यंजन की जगह पे पूछता है संघर्षी, ऊष्म संघर्षी, तो ये भी नाम याद रखना है। ये एक तरफ से मान लो इसके पर्यायवाची हैं, तो अगर आपसे संघर्षी पूछ ले तो परेशान मत होना, वो उष्म व्यंजन का ही दूसरा नाम है। ये सब क्या है, जुड़वे भाई हैं, तो ये नाम आपको याद रखना है। चलिए अब ये द्विगुण व्यंजन, ये भी आपको अगली क्लास में और अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी, बट फिलहाल यहाँ पे इसलिए मैंने नोट किया है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन उठाकर पूछा हुआ है एग्जाम में। द्विगुण व्यंजन भी 2 होते हैं, और ये कौन से, एक होता है हमारा अंग, एक होता है हमारा ढ, तो ये दो नाम याद रखना है, और ये पूछा हुआ है। विसर्ग हमारा 1 होता है, ठीक है, तो विसर्ग पे तो आसान है, विसर्ग हमारा 1 होता है।
और द्विगुण व्यंजन जो है याद कराने का ट्रिक, इसमें देखिए ना द आ रहा है, इसका मतलब द, ये द है, आप इसको ऐसे घुमा दो, ये ड भी तो बन गया। तो इससे भी याद याद रख सकते हो, एक हमारा अंग हो गया, एक हमारा ढ हो गया, द्विगुण, द्विगुण। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, इसको बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे ये तो आएगा नहीं एग्जाम में, और इस चक्कर में क्या होता है, पूछा जाता है और आप नहीं कर पाते हो। यहाँ से हमारा स्वरों का वर्गीकरण है वो स्टार्ट हो रहा है। स्वरों का वर्गीकरण ये हमारा पहला है, उच्चारण के आधार पर, और इसमें 3 होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 3 है। आज हम 2 पढ़ेंगे, तीसरी वाली हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। देखिए उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, जो कि एक मात्रिक होता है। एक मात्रिक क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, अ, ई, उ, री। तो याद रखना, ह्रस्व स्वर जो है एक मात्रिक होता है, और ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको याद करना है, इसमें बहुत कम समय लगता है। अब दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। इसका मतलब ह्रस्व स्वर से क्या होगा? दुगुना समय लगेगा। तो दीर्घ अपने आप में बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ह्रस्व से इसको ज़्यादा समय लगेगा बोलने में, तो ये ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। और ये क्या होता है? द्विमात्रिक है। द से याद रख सकते हो, दीर्घ में द है तो ये द्विमात्रिक होगा। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अब यहाँ पर ये इससे बड़ा है, तो जो भी बड़ा वाला आ, ई होता है ना, वो आपको इसमें याद रखना है। तो ये इजी इसलिए भी है क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे छोटा मतलब ये अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है। वैसे इसमें बड़ी वाली चीज़ें आएंगी क्योंकि इसको बोल, ये क्या है, दुगुना समय ले रहा है। तो बड़ा आ हो मतलब आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। इसको बोलने में भी आपको ज़्यादा समय लगेगा। एक चीज़ बता रही हूँ, हिंदी को ना करते समय आप एक बार बोल कर देखिए, आपको बोलने से ही पता चल जाएगा कि हाँ इसको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। आप यहाँ पर देखो ना, अ को बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगा, बट आ को बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? दुगुना समय लगता है। ये हो गया। अब प्लुत स्वर आ रहा है। प्लुत स्वर का मतलब होता है त्रिमात्रिक। क्यों? क्योंकि ये कई गुना ज़्यादा, ये स्वर दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेता है, कई गुना ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि आप ओम बोलिए, ओम, तो क्या आप तुरंत बोल रहे हो? नहीं, इसमें समय लग रहा है। आप राम ऐसे चिल्लाते हो तो कितनी देर तक बोलना पड़ता है, तो इसमें कई गुना ज़्यादा समय लगता है। तो कहीं पर भी आपको ऐसे ऐसे वाले सिम्बल्स मिलेंगे तो आप समझ जाना वो प्लुत स्वर है। ठीक है, चलिए अब ये हमारा दूसरा है। यहाँ पर देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर है। ये हमारा दूसरा है, जीभ के प्रयोग के आधार पर। अभी तीसरा वाला भी पढ़ना है आपको, कल पढ़िएगा, कल वाली क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी फिर। देखिए इसमें 3 टाइप होते हैं, एक होता है हमारा अग्र स्वर, एक होता है हमारा मध्य स्वर, एक होता है हमारा पश्च स्वर, तीसरा। अब इसमें अग्र स्वर में मतलब मैं आपको बोलूँगी ना, आप बोल के हमेशा देखिए। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, मतलब आपका जो टंग है, जीभ है, उसका आगे का हिस्सा जो है काम करता है। अब उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ई, ए, ऐ। आप इसको एक बार बोलिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ हमारे जीभ का आगे वाला भाग काम कर रहा है। जैसे आप मेरे साथ बोलिए, ई, ई, ए, ऐ। तो देखिए आगे वाला जो हिस्सा है वो काम कर रहा है। तो हिंदी को अगर आप बोल के देखोगे तो आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया अग्र स्वर, इसका मतलब। अब मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, मतलब जो हमारी जीभ है ना, उसका बीच वाला हिस्सा काम करता है, उसको बोलते हैं मध्य स्वर। और ये केवल एक ही है, अ। आप एक बार बोलिए अ, आपका जो जीभ है वो बीच में से ऐसे हल्का सा मुड़ेगा जब भी आप अ बोलोगे, एकदम ऐसे। क्यों? क्योंकि बीच का जो भाग है वो काम करता है। एक बार और बोलिए मेरे साथ, अ। देखिए अ बोले आप तो बीच का हिस्सा जो है वो काम करता है। ये हो गया हमारा मध्य स्वर। और इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो लाइक तो कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए प्लीज़। अब ये देखिए पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का हमारा पश्च भाग काम करता है, मतलब हमारा पीछे का, जीभ का पीछे का हिस्सा आपको पता ही होगा, वो काम करता है। वो कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ, उ, ओ, औ, आ। ठीक है, ये वाला आ भी इसमें आता है। अब जीभ का पश्च भाग काम करता है। एक बार आप मेरे साथ बोलिए, आप मेरे साथ बोलिए, आ। आपने आ बोला तो अंदर से आपको लगा हो कि हाँ ये आवाज़ अंदर से आ रही है, वो अंदर से मतलब पश्च से आ रही है। आप ऊ बोलिए, ऊ। देखिए ये भी आपको लगेगा कि हाँ पीछे का हिस्सा काम कर रहा है, ऊ, ये भी पीछे का हिस्सा काम कर रहा है। ओ, आपने ओ बोला तो भी पीछे का हिस्सा ही लगेगा, औ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बोल कर देखोगे। आप रट्टू तोता की तरह मत पढ़ना, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करके जैसे मैं हर एक चीज़ को पढ़ती हूँ, याद करने से बेटर होता है आप उसको एक बार बोलिए, जैसे इन सब चीज़ों में मैंने आपको बताया है। तो इसकी अभी एक और क्लास बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि मैं उसमें आपको बताऊँगी बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ
तो उसमें आपको पता चलेगा कि क किस वर्ग में आता है, ख किस वर्ग में आता है, ट्रिक के साथ बताऊंगी और पूरे जीवन आपको नहीं भूलेगा अगर आपने उस क्लास को देख लिया तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आप सभी का प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे, हम और भी बहुत अच्छी अच्छी क्लास लेकर आएंगे। और यकीन मानिए हिंदी से जिसे भी डर लगता है, ग्रामर से खास करके, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, अभी आगे आपको बहुत ही अच्छे खासे ग्रामर पढ़ना है जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। और टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।